नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आज बातचीत की शुरुआत करेंगे फ़ख्र के साथ। यासीन मलिक, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का वो आतंकवादी जिसने न जाने कितने ही भारतीयों को मौत के घाट उतारा हो। एक वीडियो दिखा रही हूँ। इस वीडियो से के बाद बाकी बातचीत की शुरुआत करूँगी कि जब एक इंटरव्यू में यासीन मलिक से पूछा गया कि आप क्यों हिंदुओं का कत्ल करते हैं, तो और जब एयरफोर्स के ये उस दौर की बात कर रही हूँ जब एयरफोर्स के वो लोग मारे गए थे, जब कश्मीर पूरा डिस्टर्ब था और वहाँ पे जेनोसाइड शुरू हो चुका था, लोग वहाँ से पलायन कर रहे थे और हमारे एयरफोर्स के लोगों को मारा गया था। यासीन मलिक उस वारदात का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। जब इसको लेकर के उससे सवाल पूछा गया तो उसने नकारा नहीं कि हाँ हमने नहीं मारा है, वो हंसने लगा। जर्नलिस्ट पूछता है कि आप हंस क्यों रहे हैं, मैं इस हत्या के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो हंसते हुए बोलता है कि वो कोई आम आदमी नहीं थे बल्कि इंडियन सिक्योरिटी के लोग थे, उनकी सुरक्षा भारतीय सुरक्षा के लोग थे, फ़ौज के लोग थे, इसलिए हमने मार दिया। The Air Force personnel, for instance, in January 1990, there was a killing of 4 gunned down while waiting at a bus stop with their families on the outskirts of Srinagar. You are accused by the Indians of being involved in it. Why do you laugh about that? There's nothing to laugh at about the death of people. It is not the matter that I am laughing about the death of the people. The matter is that as far as this Indian Air Force incident is concerned, they belong to the Indian security forces. But what are you saying with that? That they are legitimate targets? Listen. ये खुलेआम बोलता था और उसकी गिरफ्तारी नहीं होती थी। आप समझिए कि वो इन सारे बयानों को देने के बाद भारत की राजधानी जो कि पॉलिटिकल एपिसेंटर है वहाँ पहुँचता है और वहाँ पहुँचकर वो इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से मिलता है, उनको कुछ तोहफे भी देता है और उसके बाद आकर स्टेटमेंट भी देता है कि अगर हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है। आगे बातचीत शुरू करने से पहले ये सारे विजुअल देखिए, ये सारी चीज़ें देखिए, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा देश किस कदर चीन से तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में दबा हुआ रहता ही था, पाकिस्तान के सामने भी घुटने टेके हुए था। हमारे सैनिकों के सर काटे जा रहे थे, उन पे बार बार अटैक हो रहा था, सीज़ फायर वायलेशन हो रहा था, कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा था, कश्मीर में तिरंगे के लिए कोई जगह नहीं थी। यासीन मलिक खुलेआम चुनौतियां देता था और अपने वारदातों की कबूल करता था, लेकिन सरकारें उसके साथ झुकी हुई थी और उसके साथ बातचीत कर रही थी, उससे तोहफे कबूल कर रही थी। ये कैसी सरकार थी? क्या उन्हें लगा नहीं कि कश्मीर में न जाने वो कितने हिंदू जिनके बच्चों की मौत के घाट उतार दिया गया है, जिनका पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है, न जाने ऐसे कितने ही सुरक्षाकर्मी जिनको गोलियों से भून दिया गया है, और अगर जवाबी कार्रवाई होती है तो पत्थरबाजी ऐसी होती है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं होता है, और इस पत्थरबाजी के लिए कानून में कोई अपराध नहीं था उस वक्त। ऐसे यासीन मलिक की तरफदारी में लोग उतर आते थे, उसकी मेहमान नवाजी करते थे, उससे बातचीत करते थे और फ़ख्र महसूस करते थे। यही नहीं, उस वक्त में जो भी डेलीगेट्स इंडिया आते थे वो कहीं ना कहीं यासीन मलिक से मिलकर फ़ख्र में आ जाते थे। लगता था कि कश्मीर का मसला अगर सुलझाना है तो उसका एक ही रास्ता है, या तो आप शेख गिलानी के पास जाइए या यासीन मलिक के पास जाइए, और दोनों ही पाकिस्तान परस्त, पाकिस्तान के आतंकवाद के एजेंट। वो इसलिए बोल रही हूँ कि जब यासीन मलिक को सज़ा दी गई भारतीय कोर्ट की तरफ से, ये भारत के लिए खुशी का दिन था, जश्न मनाया गया, पूरे जम्मू में पटाखे फोड़े गए, लेकिन पाकिस्तान गमगीन था। वहाँ की पार्लियामेंट में वहाँ के प्रधानमंत्री शाहबाज वो बयान देते हैं, शहबाज शरीफ बोलते हैं कि पाकिस्तान में लोग कैसे
कोई भी फंक्शन मना सकता है, कोई भी सेलिब्रेशन कर सकता है, कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है। जब यासीन मलिक वहाँ पे, उसको सज़ा सुनाई गई, सभी को मालूम था। सुनिए क्या बोल रहे हैं शाहबाज शरीफ। मैं यहाँ पर मोहतरम अजीम मुजाहिद यासीन मलिक की भी बात करना चाहता हूँ। और देखिए, शूमी किस्मत, कल 25 तारीख को यहाँ पर गिराओ जलाओ की तहरीक हो रही थी और इमरान नियाजी हर चीज से बेपरवाह होकर, अगर एक अकल का अंधा भी जानता था कि 25 तारीख को यासीन मलिक की किस्मत का फैसला हिंदुस्तान के जो जाबर हैं, जालिम हैं, उन्होंने करना है, तो फिर अगर कश्मीरियों का इतना एहसास था और कश्मीर की वादियों में गिरने वाला खून, दिन रात गिरने वाला खून, उसका अगर इतना एहतराम था, तो कल फिर कम से कम इस दिन के हवाले से कोई और दिन चुन लेता। परवाह नहीं थी कश्मीरियों की, सब झूठ, कोई परवाह नहीं थी उनकी, उन शहीदियों की कोई परवाह नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी, कोई एहसास नहीं। पत्थर दिल जो शख्स, और मैं ये हकायक पर मबनी बात कर रहा हूं जनाब स्पीकर, मुझे आदत नहीं है कि मैं एग्जेजरेट करूं या खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात करूं जिसका मुझे शर्मसारी हो। इंसान है, गलती तो हम सबसे होती है। वो शख्स जो इनकी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, मैं आपको ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि आप मेरी गुजारिश को करीब से समझ सकें। उनका नाम था हक साहब, क्या नाम था उनका? नईमुल हक। He was one of the founding member of this party. जहाँ स्पीकर, उनका कराची में इंतकाल हो गया, ये उनके जनाजे पे नहीं गए। अगर वक्त नहीं था, मिला गाली गलोच के अलावा, क्योंकि दिन रात गाली गलोच करते थे, वक्त नहीं मिला था तो घर जाकर कहीं फातिहा कह लेते, ये वहां नहीं गए। जिस शख्स का, और ट्विटर पे तो जैसे पाकिस्तान के सभी नेताओं और सभी एमिनेंट पर्सनालिटी जो हैं, उनका अंबार लग गया। क्या शाहबाज शरीफ, क्या फवाद चौधरी, क्या बिलावल भुट्टो और वहाँ के पत्रकार फवाद चौधरी, सब वहाँ पे ट्विटर पे एकदम रेल मचा दिए कि न जाने भारत सरकार कितनी क्रूएल हो गई है। और बेचारे यासीन मलिक को सज़ा दे रही है, उम्र कैद की सज़ा रहे। उसको तो फांसी होनी चाहिए थी, उसको तो तड़पा के मारना चाहिए था। न जाने कितने ही परिवार उसकी वजह से बर्बाद हो गए और कितने ही नौजवान आतंकवाद के बलि चढ़ गए। कश्मीर अनरेस्ट हो गया, पत्थरबाजी उसका पेशा हो गया और भारत में वो बारूदों के खान को निर्यात और आयात करने लगा। ये है यासीन मलिक। अफजल गुरु, जो कि पार्लियामेंट का गुनहगार था, वो पार्लियामेंट पे आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। उसकी शहादत के दिन पे पाकिस्तान में बैठ के वहाँ के आतंकवादी हाफिज़ सईद के साथ, लश्कर तैयबा का चीफ, उसके साथ बैठ के हंगर स्ट्राइक पे जाता है कि आखिर अफजल गुरु को फांसी कैसे दे दी गया, उसको शहादत के दिन की तरह मनाता है। यासीन मलिक, जिसकी पत्नी पाकिस्तानी है, वो कैसे बिलख रही है। इस बिलखना को देखिए, याद आया मैडम, ऐसे न जाने कितने ही परिवार आज बिलख के रोते रहते हैं कि उनका परिवार बर्बाद हो चुका है यासीन मलिक की तरफ से। ये आतंकवाद के ग्रास चढ़ चुका है, लोग पलायन हो गए हैं, उनका घर बार नहीं है, और आप रो रही हैं कि आप अपने हस्बैंड से नहीं मिल रही हैं। खित्ते की अमन की सलामती और आजादी का जो सिंबल है यासीन मलिक, जिसने अपनी सारी जिंदगी जो है, अपना बचपन से लेकर अब तक एक उसके जिस्म का एक हिस्सा गवाही देता है उसके टॉर्चर का, और आज उसकी बीवी और उसकी 10 साल की बेटी तड़प रही है। 8 साल हो गए, मैंने अपने शौहर को नहीं देखा, और इस वक्त जो वो कुर्बानियां दे रहा है, वो कश्मीरी कौम का जो अलम उसने आजादी का उठाया, एक
कश्मीरी रहनुमा को चुन चुन के शहीद कर दिया है। आज मैं अल्लाह ताला से भी दुआ करती हूँ और उसके साथ साथ मैं इमरान खान साहब से भी कहती हूँ, अपील करती हूँ हाथ जोड़ के। मैंने कभी हाथ नहीं जोड़े, मुझे किसी से डर नहीं लगता सिवाय अल्लाह के। मेरी बेटी और मैं 25 को पूरी दुनिया के अंदर लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, जिसको यासीन या कश्मीर से प्यार है, जिसको इस धरती पाकिस्तान से प्यार है, हमारे खून से, कश्मीरियों के खून से ये तहरीक चलती है। जो आप यहाँ पे वुजू या पानी पीते हैं, ये खून है हमारा, ये कश्मीरियों की कुर्बानी है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल भी टूट जाएगी अगर यासीन मलिक को फांसी दे दी इस कातिल मोदी ने। मैं इमरान खान साहब, आप तो यासीन के दोस्त हैं, ये दिन आप 1-2 दिन आगे कर देंगे, कुछ नहीं होगा। ये इंटरनल सियासत मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मगर कश्मीर इबादत है, कश्मीर शोहदा की है, शोहदा निकले हुए उनकी रूहें हर जगह हैं। मुझे नजर आती हैं शहीदों की चेहरे कि मेरे शौहर को शहीद ना होने दे। आप लोग निकले उसके लिए। अगर आपने धरने की कॉल देनी है ना, तो मैं कहती हूँ कि आप एक एक कदम जो लोग निकले ना, कफन बांध के निकले, यासीन मलिक के लिए निकले, कश्मीर की आजादी के लिए निकले, तहरीके आजादी के लिए। ये बच्ची, ये सिर्फ मेरी बच्ची नहीं है, ये कश्मीर की बेटी है। आप लोग अपने इंटरनल पॉलिटिक्स 2 दिन बाद कर लो। आप लोगों ने निकलना है, सारी चीजें भूल जाओ, जो मर्जी हो रहा है, जो कुर्बानी कश्मीरी दे रहे हैं ना, वो रूह भी कांपती है। और मुझे पता है आपके दिल में कश्मीरियों का दर्द है, सबके दिलों में। हालांकि ये वीडियो कुछ दिन पहले का है, लेकिन देखिए इस बेचैनी को महसूस मत कीजिएगा, इसको एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी महिला का जो पति है वो यासीन मलिक है। और यासीन मलिक जिस बच्चे का हवाला ये दे रही है, न जाने कितने ही बच्चों को यतीम कर चुका है, अनाथ कर चुका है, न जाने कितने ही परिवारों को बर्बाद कर चुका है। लोग आज भी टकटकी लगाए अपने अपनों का इंतज़ार करते रहते हैं। वो हिंदू जो कश्मीर के थे वो पलायन कर चुके हैं। तो इसलिए इसके लिए मुझे तो संवेदना नहीं आती है, शायद आपको आती होगी, और आपको आती अगर है तो क्यों आती है ज़रूर लिखिएगा। और अगर नहीं आती है तो कैसा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं देश के कानून की तरफ से, संविधान की तरफ से, हमारे न्यायालय की तरफ से जो फ़ैसला यासीन मलिक को लेकर के लिया गया है, NIA कोर्ट की तरफ से जो फ़ैसला लिया गया है। और इन सब के बीच एक ऐसे स्टेटमेंट पे छोड़े जाते हैं जो कि है तो फिल्मी, लेकिन यासीन मलिक अपने आप को ऐसा ही समझता था। ये द कश्मीर फाइल का एक छोटा सा डायलॉग है जिसमें यासीन मलिक के जैसी ही व्यक्तित्व का भूमिका निभाने वाला वो व्यक्ति अपने आप को महात्मा गांधी के शांतदूत की तरह अपने आप को कंपेयर कर रहा है, उनसे अपने आप को डिनोट कर रहा है और बता रहा है कि आज की सरकारें उसे जीने नहीं देती। तुम्हारी ये गवर्नमेंट हमारी नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट को सप्रेस कर रही है। वो आज के इस गांधी को टॉलरेट नहीं कर सकते। ये वीडियो देखकर आपको क्या याद आ रहा है? कश्मीर का वो दौर। देखिए यासीन मलिक को जब सज़ा हुई उसके बाद भी पत्थरबाजी हुई। देखिए ये पत्थरबाजी के ये विजुअल भी देखिए, लेकिन इस पत्थरबाजी के बदलाव की बयान मैं बता रही हूँ। इस पत्थरबाजी के बाद क्या हुआ? पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और ये फ़ोटो देखिए। उसके बाद वो लोग कान पकड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। ये बदलाव है। 370 हटने के बाद, भारत में बीजेपी की सरकार बनने के बाद, भारत में मोदी जैसे सशक्त प्रधानमंत्री मिलने के बाद, कि यासीन मलिक अपने फन नहीं फैला पा रहा है कश्मीर को लेकर के, और यासीन मलिक को लेकर के पाकिस्तान विधवा विलाप कर रहा है। वहाँ से ट्विटर पे बौछार लग रही है, वर्ल्ड फोरम पे वो गुहार लगा रहा है कि भारत के और भारत की पॉलिसीज़ के और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ कोई एक्शन लिया जाए, और भारत यासीन मलिक जैसे या आतंकवादियों को काल कोठरी में भेज रहा है। ये बदलाव है। इस बदलाव को लेकर के आप क्या समझते हैं? क्या लगता है आपको? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
साथ ही न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हम थोड़ा उत्साहित हो जाते हैं, हमारा उत्साहवर्धक होता है ये। साथ ही इस पूरे मसले पर आप क्या राय रखते हैं ज़रूर लिखिएगा। लेकिन जाते जाते एक यासीन मलिक से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाते जाती हूँ। ये साल 2013 की बात है। दिसंबर का वो दिन था, शायद 3 और 4 दिसंबर रहा होगा, डेट मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। यासीन मलिक जिसकी पत्नी और बच्चे को सिर्फ कश्मीर तक का वीज़ा प्राप्त था, वो दिल्ली तक पहुंच जाते हैं और दिल्ली में कोई भी होटल उसको आश्रय देने से मना कर देता है। यासीन मलिक जिसने अपनी बुकिंग निज़ामुद्दीन के किसी होटल में करवाया था, वो वहाँ पहुँचता है, लेकिन होटल वाले उसको ये कहकर वहाँ से निकाल देते हैं कि तुम यहाँ रहोगे तो हमारे पास आईबी और रॉ के ऐसे पहरे पड़ जाएंगे कि हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। यासीन मलिक वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद वो जो स्टेटमेंट देता है, लगता है कि वो कितना बड़ा प्रताड़ित है। वो स्टेटमेंट देता है कि भारत में मेरे बच्चे और बीवी को किस तरह से अवहेलना का शिकार बनना पड़ा। और दूसरी सुबह उसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयानों की बौछार आ जाती है। क्या मनीष तिवारी, क्या कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, उस वक्त की अध्यक्षा सोनिया गांधी, ये सभी यासीन मलिक को लेकर के अपनी हमदर्दी जताते हैं। ये वो दौर था जब यासीन मलिक को यहाँ की जनता तो नकार रही थी, लेकिन उस वक्त की सत्तारूढ़ पार्टी जिसका नाम कांग्रेस है और जिसका निशान हाथ है, जो सत्ता में काबिज था, वो उससे गलबहियाँ कर रहे थे। उसके प्रधानमंत्री तोहफ़ों का आदान प्रदान कर रहे थे और अध्यक्षा और बाकी मंत्री यासीन मलिक को प्रताड़ित और बेचारा साबित करने में तुले हुए थे। ये वो दौर था, लेकिन अब वो दौर नहीं है। यहाँ आतंकवादी को कैसे ट्रीट किया जाता है या आतंकवादी के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, भारत अच्छी तरह जानता है। पाकिस्तान का ये आतंकी एजेंट आज सलाखों के पीछे है। पाकिस्तान विधवा विलाप कर रहा है, गमगीन है, रो रहा है, पूरे विश्व से गुहार लगा रहा है कि यासीन मलिक को बचा लीजिए। लेकिन भारत की मोदी सरकार इतनी सशक्त सरकार है कि वो यासीन मलिक पे NIA ऑर्डर की, कोर्ट के ऑर्डर के बाद सीधे उसको जेल भेजती है। किसी की सुनने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती। वो दौर याद कीजिए जब पाकिस्तान और भारत के बीच कोई बातचीत होता था, तो बातचीत की पहली शुरुआत यासीन मलिक और वहाँ के सेपरेटिस्ट लीडरों के साथ होती थी। ये वो दौर था और आज वो दौर है कि अगर पाकिस्तान चू भी करता है इन अलगाववादी नेताओं को लेकर के, तो भारत की सख्त हिदायत जाती है कि भारत 1-to-1 टॉक में बिलीव रखता है। आतंकवाद के एपिसेंटर पाकिस्तान से ये उम्मीद रखता है कि अपने पड़ोसी देश में वो शांति स्थापित करे और इस तरह के कट्टरवादी अलगाववादी नेताओं से दूरी बनाए। सरकार के साथ अगर बात करनी है तो बारूद नहीं चाहिए। सरकार के साथ, भारत के साथ अगर बात करनी है तो यासीन मलिक और गिलानी जैसे नेता नहीं चाहिए। और भारत को अगर रिकॉग्नाइज़ करना है तो कश्मीर को भूल जाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का ये सिलसिला भी हमारा जारी रहेगा। लेकिन फिर आपसे इत्तजा करती हूँ, पहले भी कर चुकी हूँ, कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत नॉलेज के साथ, रिसर्च के साथ आपके पास आती हूँ। लोगों तक ये सारी डिटेल्स जानी चाहिए। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा, खुद तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही, लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि ये सच की आवाज़ बुलंद रहनी चाहिए और बुलंदी आपके समर्थन में है। वो समर्थन आपके सब्सक्रिप्शन से आता है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में, अपने बातों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा और साथ ही बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।